नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी कक्षा 12 के लिए। चैप्टर 1 है हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्रों का, और आज हम लेक्चर 6 में पढ़ने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या आवश्यकता है हमें सदिश निरूपण करने की कूलाम नियम के। देखिए, कूलाम नियम हमें बल का सूत्र देते हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का। अब बल एक सदिश राशि है, अगर वह सदिश राशि है तो उसका सदिश निरूपण हमें आना चाहिए, क्योंकि सदिश राशि के लिए यदि हमें दिशा नहीं पता हो तो हम उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये हम शुरू करते हैं सदिश निरूपण के लिए अपना डेरिवेशन छोटा सा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। अगर हम मान रहे हैं कि Q1 Q2 सेम टाइप के चार्जेस हैं, एक ही प्रकार के आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो क्योंकि आपको ध्यान है ये केंद्रीय बल होता है, तो केंद्रीय बल कहाँ लगता है, हम आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रतिकर्षण का बल इसी रेखा के अनुदिश दूर जाते हुए, और Q1 पर जो Q2 के द्वारा प्रतिकर्षण का बल है वह दूर जाते हुए इस तरफ। अब हम इसको नाम कैसे देंगे, तो देखिए, बल क्योंकि F से प्रदर्शित किया जाता है तो हम F से शुरू कर देते हैं। बच्चों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से, मुझे ऐसा ध्यान है, मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं उनमें से काफ़ी सारों को इस टॉपिक से डर लगता है। और इंटरेस्टिंगली जिस चीज़ से हमें डर लगता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बोर्ड और जनरल आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब के साथ यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी कि A journey of several miles starts from a single step। कोई भी बड़ी यात्रा, कोई भी बहुत सी बड़ी यात्रा सिर्फ एक सिंगल स्टेप, एक पहले कदम से शुरू होती है। इसीलिए हमें पहले कदम पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक साथ ही सोचना चाहिए इतनी बड़ी डिस्टेंस कैसे फॉलो होगी। क्यों, इतना बड़ा सा एक सूत्र निकाल लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। अगर हम शुरुआत सिर्फ उस चीज़ से करें जो हमें आती है और धीरे धीरे कंसेप्चुअलाइज करें टॉपिक को, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि हम बल को F से प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित कर दिया, लेकिन ये जो बल है वह 2 पे लगता है। किस पे लगता है, 2 पे। इस बल का जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, 2। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1। ये बल 1 लगाता है 2 पर। इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, बल 2 पर 1 के द्वारा। इसको कैसे लिखेंगे, ये जो बल है वह 1 पे लग रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, इसकी डेस्टिनेशन 1 है, तो ये 1 2, बल 1 पर 2 के द्वारा, बल 2 पर 1 के द्वारा। बड़ी सिंप्लिसिटी से हमने देखा कि F21 और F12 एक दूसरे से दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। चलिए अब हम इनके स्थिति सदिश की भी चर्चा कर लेते हैं। स्थिति सदिश दर्शाने के लिए यहाँ पर एक निर्देश तंत्र लेते हैं, और इस निर्देश तंत्र में माना कि Q1 जो स्थिति है वह स्थिति सदिश R1 दर्शाता है, और Q2 जो स्थिति है वह R2 सदिश दर्शाता है। देखिए, चूंकि स्थिति सदिश है, मूल बिंदु से निकलते हैं, इनकी दिशा उस बिंदु की ओर होती है जिसकी स्थिति दर्शाते हैं। अब अगर हम कहें कि हम बल ले करके 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, F21 की बात करें जो 1 से 2 की ओर जाता है, तो इस दिशा में अगर हम स्थिति सदिश बताएं तो कैसे बताएंगे 1 के सापेक्ष 2 का। तो देखिए, स्थिति 2 की किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, R21 लिखी जाएगी, इसकी दिशा 1 से 2 की ओर होगी। यहाँ पे स्थिति सदिश यदि हम 2 से 1 की ओर दिखाएं बल F12 की दिशा के लिए, तो आप देखेंगे इसको आप लिख पाएंगे R12, स्थिति 1 की 2 आवेश के सापेक्ष। ये दोनों सदिश हैं R12 और R21, और दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि R12 सदिश जो है वह R21 सदिश के ऋण डायरेक्शन में है, लेकिन इनका मान एक ही है। मान क्यों एक ही है, आप देख सकते हैं Q1 से Q2 तक दूरी एक ही है। इस दोनों सदिशों का जो परिमाण है वह इस दूरी के बराबर है, इसीलिए परिमाण तो बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ अलग है, दिशा अलग है। अब अगर हमें R21 के मान, R12 के मान, R1 और R2 के पदों में निकालने हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये जो है आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ेगा। इस त्रिभुज में यदि हम दिशा में जाएं, इसको मैं अगर O कह दूं, इसको मैं अगर A कह दूं, इसको B कह दूं, ट्राइंगल OAB में अगर आप देखें और सदिश योग का नियम लगा दें, तो सदिश योग का नियम कहता है कि दो एक ही क्रम में जमी हुई सदिश भुजाओं का योग तीसरी विपरीत क्रम में जमी हुई भुजा के तुल्य होता है।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R21, क्योंकि R21 ही R1 के क्रम में है, R12 उल्टे क्रम में है। R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 सदिश, ये सभी सदिश है। यहाँ पे R21 सदिश का मान होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब देखिए, जब इस ट्राइंगल में हम OBA दिशा में जाते हैं, R2 और R12 एक ही क्रम में जमी हुई दो भुजाएं हैं, इनका सदिश योग तीसरी विपरीत क्रम में जमी हुई भुजा के बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं R2 सदिश प्लस R12 सदिश बराबर R1 सदिश, और इस तरह से हमें R12 का मान R1 और R2 के पदों में मिलता है। ऐसे यहाँ पे हम इसको नंबर 2 लिख रहे हैं, इसको नंबर 3 लिख रहे हैं, और नंबर 1 जो इक्वेशन है हमारी वो फिलहाल ये है। अगर मुझे कूलामीय बल का सदिश निरूपण करना हो तो किसी भी सदिश को हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हमारे पास सदिश A है, इस A सदिश को मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से मुझे लिखना चाहिए। यहाँ पर ये परिमाण है और ये उसकी दिशा है। यहाँ पर ये परिमाण है और ये इकाई सदिश है इस सदिश की दिशा में। इस तरह से सभी सदिश लिखे जाते हैं। अगर हमें बल लिखना है तो हमें बल लिखना पड़ेगा सदिश रूप में, यानी कि परिमाण, और यहाँ पर हम इकाई सदिश r के रूप में ले रहे हैं, इसलिए r कैप। अगर मुझे इस फॉर्मेट में ये मिल जाए तो मैं बोलूँगी मेरा सदिश निरूपण तो हो गया। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बल हैं, F21 जो 2 पर लगता है 1 के कारण, और F12 जो 1 पर लगता है 2 के कारण। इन दोनों के लिए हम सदिश निरूपण करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास मैंने आपसे कहा दो बल हैं। कौन कौन से बल हैं? दो, एक F12 और एक F21। देखिए F12 सदिश, F21 सदिश, दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमें दोनों में कंपैरिजन भी होता रहे, हमारे दिमाग में पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती रहे। F12 सदिश, चूंकि हम जानते हैं कूलम नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप जाकर के हमारा तो पहला लेक्चर भी देख सकते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वहाँ से देख लीजिए आप। Q1 Q2 अपॉन में R हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने दोनों स्थिति सदिशों के लिए बता दिया था इनका परिमाण बराबर है, तो दूरी नीचे आती है इसलिए R स्क्वायर लिखा। अब अगर हम F12 की दिशा देखें तो F12 में स्थिति सदिश क्या है? R12 सदिश है। R12 कैप लगाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और स्थिति सदिश F21 की इस दिशा में R21 सदिश है, इसीलिए R21 कैप हमें लिखना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। ये देखिए, ये परिमाण का हिस्सा है, ये सदिश का हिस्सा है, ये परिमाण का हिस्सा है, ये सदिश का दिशा का हिस्सा है, ये इकाई सदिश दिशा बता रहे हैं। ये जो है पहला फॉर्म है सदिश रूप में, ये एग्जैक्टली आ गया है सदिश निरूपण। अगर हम इसी हिसाब से R कैप 12 का मान लिख दें अगले स्टेप में, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 सदिश बटा उसका परिमाण, जिसको हम R लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे। ये हो गया आपका इकाई सदिश R12 का मान। इसी प्रकार से यदि हम R21 का मान लिखें यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 सदिश बटा उसका परिमाण, ऐसे ये भी अपने आप में सदिश निरूपण है। ये दोनों एक ही चीज़ के दो रूप हैं। देखिए अब यहाँ पर परिमाण जो है वो कितना हो गया है? 2 पावर इधर 1 पावर इधर क्यूब। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से हम चल रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं? Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 सदिश। चूँकि आप जानते हैं ये R12 का परिमाण है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर F21 सदिश को कैसे लिखेंगे? Q1 Q2 R21 सदिश बटा R21 सदिश का परिमाण में पावर 3। ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ पर वैल्यू रखना चाहें R12 और R21 की, तो आप लिख पाएंगे Q1 Q2 R1 सदिश माइनस R2 सदिश बटे R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिमाण का क्यूब। ये हो गया आपका F12 सदिश। अब F21 सदिश को यदि हम लिखना चाहें तो फिर से वही करेंगे, Q1 Q2 बटे R21 की जो वैल्यू थी वो R2 सदिश माइनस R1 सदिश थी। कैसे निकाली थी हमने निकाला था त्रिभुज योग के नियम से। यहाँ पर R21 को हम लिख पाएंगे R2 सदिश माइनस R1 सदिश। सही है। चूँकि हम जानते हैं ये जो परिमाण है ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यदि मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ, चूँकि ये Q1 Q2 मैं इस फैक्टर को लिखना चाहूँगी R क्यूब, इक्वेशन 1 से मैं लिख सकती हूँ
R1 माइनस R2 क्या है? R1 2 सदिश का परिमाण है और हमें वहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसको R³ लिखकर मैं मैंने इसमें से बाहर लिया है तो अंदर बनता है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और इस प्रकार से जब मैं इसकी तुलना करती हूँ इससे, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली ये तो ऐसा है। यहाँ पर भी अगर हम सिमिलर स्टेप करें तो F21 सदिश हमें माइनस F12 के बराबर मिलता है। इस एक इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दोनों ही जो बल हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत दिशाओं में लगते हैं, परंतु इनके परिमाण बराबर हैं। यहाँ से हम एक कंक्लूजन लेते हैं कि जो कूलाम नियम है वह एक्चुअली न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? भूल गए? थोड़ा सा याद कीजिए। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न कई बार हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। तो आप क्या करेंगे? आपको ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से करना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ पर हमने दो आवेश लिए थे, दोनों आवेशों के स्थिति सदिश R1 सदिश और R2 सदिश थे। यहाँ पर हमने स्थिति सदिश लिया, जब 2 का 1 के सापेक्ष उसे कहा R21, उसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर, R1 2 सदिश उसकी दिशा 1 से 2 की ओर। इस प्रकार से हमें यहाँ पर हमने देखा कि Q1 और Q2 के बीच की जो AB दूरी है, दोनों ये सदिश वही दर्शाते हैं, इसलिए परिमाण तो बराबर है, परंतु दिशाएं विपरीत होने के कारण हम इसको R12 सदिश बराबर माइनस R21 सदिश लिखते हैं। त्रिभुज योग के नियम से सदिशों के हम R21 की मान निकालते हैं, R12 का मान निकालते हैं और कहते हैं कि भाई क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सदिश का मान निकाल रहे हैं, सदिश निरूपण कर रहे हैं। सदिश के दो भाग होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट, एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और दूसरा दिशा का पार्ट। दिशा हमेशा इकाई सदिश से दिखाई जाती है, इसीलिए जब हमने F21 लिखा तो F21 की दिशा में इकाई सदिश लिया R21, और जब F12 लिखा तो F12 की दिशा में इकाई सदिश लिया R12 कैप। यहाँ पर परिमाण दोनों बराबर हैं क्योंकि आवेश पर निर्भरता और दूरी पर निर्भरता, इसीलिए दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। फिर हम इकाई सदिश को उसकी परिभाषा के गणितीय परिभाषा के अनुसार सदिश बटा उसका परिमाण लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 के लिए, यहाँ पर 2 1 के लिए। जब हम ये लिखते हैं हमारे साथ से ऐसे हमने सदिश ऊपर लिखा, पावर में नीचे हमें 3 घात का परिमाण मिलता है। और फिर हम R21 सदिश को त्रिभुज नियम से जो हमें मान आए थे हम वो लिखते हैं, और जैसे ही इसको थोड़ा सा देखते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ माइनस का ही अंतर है, बाकी सब कुछ तो सेम है। इस प्रकार से F21 हमें माइनस F12 की तरह मिलता है और F12 हमें माइनस F21। आप चाहें आपको एग्जाम में जब करना हो तो आप एक भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चीज़ न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हम बल हैं वो हमारे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्थिति पे निर्भर करती है। स्थिति पे निर्भर करती है तो मतलब वह बल जो स्थिति पे निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे बल होते हैं? ये बल संरक्षी बल कहलाते हैं। तो ये कैसा बल है? संरक्षी बल है। केंद्रीय बल है, ये तो हमें पहले से ही पता है, उसी रेखा के अनुदिश लगता है जो दो आवेशों को जोड़ती है। चौथी चीज ध्यान देंगे, बल है वह आवेशों पर सिर्फ 2 आवेशों के इसमें महत्व है। आसपास कोई आवेश रखा है या नहीं ये उस बात से स्वतंत्र है। इस 2 आवेशों के लिए विशिष्ट मान रखता है और इस पर अन्य आवेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम जब अगले लेक्चर पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब आपके पास बहुत सारे आवेशों का निकाय होता है, मल्टीपल जब होते हैं वैल्यूज़, 2 से ज़्यादा आवेश होते हैं, तब आप 2 के बीच के बल को इसी सूत्र से लिख सकते हैं। और किसी एक बल पे आपको कुल मान निकालना हो तो सभी का सदिश योग लेकर के आप निकालते हैं। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत हम कहते हैं, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसी तरह चलते चलते हम ये और देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत स्थैतिक कूलामीय बल में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़, गुरुत्वाकर्षण का बल और विद्युत स्थैतिक बल दोनों ही संरक्षी बल हैं। ये सिमिलैरिटीज़ हम देख रहे हैं। सिमिलैरिटीज़ किसके अंदर? गुरुत्वाकर्षण बल जो कैसे आप दिखाते हैं, Gm1 m2/r², और कूलामीय बल आप कैसे दिखाते हैं,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, पहली चीज़ न्यूटन के नियम की पालना करते हैं, दूसरी चीज़ संरक्षी बल है, तीसरी बात दोनों ही केंद्रीय बल हैं। ये उसी रेखा के अनुदिश लगते हैं जो दो द्रव्यमानों को जोड़ती है या दो आवेशों को जोड़ती है। फिर चौथी चीज़, दोनों आवेशों के लिए, दो द्रव्यमानों के लिए विशिष्ट मान है, इसका अन्य आसपास के द्रव्यमानों की उपस्थिति का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र, उसमें से यदि कोई धूमकेतु निकला है, कोई अन्य कण निकला, तो पृथ्वी पर लगने वाला सूर्य का बल कम या ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पांचवी सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही लंबी दूरियों के बल हैं, लंबी दूरी तक लगते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन का बल तो आप जानते हैं, जितना ब्रह्मांड का परास है सभी के लिए लगता है। सारी गैलेक्सीज, सारी मंदाकिनियाँ, सब सोलर सिस्टम, सारे ग्रह आपस में इसी बल के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जो व्यवस्था चल रही है ब्रह्मांड की, वो गुरुत्वीय बल की वजह से ही चल रही है। तो वो तो कई लाख करोड़ किलोमीटर्स तक लगता है, ये भी कई सेवरल मीटर्स तक लगता है। और सिमिलैरिटी हम पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं नियम में दोनों में नीचे आर स्क्वायर है, तो दोनों ही क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम है। सही है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपस में इनकी नहीं मिलती हैं। पहली चीज़, Fc कूलामीय बल माध्यम पर निर्भरता रखता है, माध्यम बदलते ही मान बदल जाता है। लेकिन गुरुत्वीय बल माध्यम निर्भर नहीं करता। क्यों? देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो समानुपातिक नियतांक है g, वह कैसा है, सार्वत्रिक नियतांक है। पूरे यूनिवर्स में इसका मान कांस्टेंट रहता है, इसीलिए माध्यम पर निर्भर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो समानुपातिक नियतांक है k, वह कैसा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन माध्यम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो Fg है गुरुत्वीय बल, वह आकर्षण का बल होता है, सिर्फ आकर्षण का। गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण ही दे सकता है। रीज़न है कि द्रव्यमान हमेशा कैसा है, धनात्मक, धनात्मक ही है, नेगेटिव हमने देखा नहीं है। और एक ही प्रकार का जो द्रव्यमान है उसे एक ही प्रकार का बल हम देखते हैं जो कि आकर्षण का बल है। जो यहाँ पर Fc है वह आप जानते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही का बल होता है। और इसका रीज़न क्या है कि विद्युत आवेश दो ध्रुवता लिए होते हैं, धन ध्रुवता और ऋण ध्रुवता। जब दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं तो आकर्षण दिखाते हैं, जब दोनों समान प्रकार के होते हैं तो प्रतिकर्षण दिखाते हैं। इस प्रकार से ये डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भौतिकी और हम। धन्यवाद।